दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। मगर जब सबको उसके मासूम चेहरे के पीछे के वैश्विक कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। यह बात है 2020 की, जब एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि भारत में टिकटॉक जून 2020 को ही बैन कर दिया गया था, इसलिए भारत के अलावा उस लड़की की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथ में हथकड़ी पहले एक लड़की को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यह वीडियो सन 2013 की है और नवंबर 2020 में लोगों ने इस लड़की के अन्य वीडियो के साथ डुएट बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते ये लड़की टिकटॉक स्टार बन गई। यहाँ तक कि लोगों ने उस लड़की के नाम का फैन पेज तक बना डाला था। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल यह है कि यह लड़की है कौन और इसने क्या किया था। लड़की का नाम इजाबेल गूंजमैन है, जो अपने मायूनी हुए और सौतेले पिता रेयान हुए के साथ अमेरिका के अरोड़ा शहर में रहा करती थी। यह कहानी शुरू होती है 27 अगस्त 2013 से, जिस समय इस लड़की की उम्र महज 18 साल की थी। 27 अगस्त की शाम इजाबेला की मां अपना काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी और जैसे ही वह घर पहुंची उसने घर से किसी लड़के को भागते हुए देखा, जिससे उसे अपने पड़ोसियों की बात का एहसास हुआ, जो हमेशा उसे कहा करते थे कि तुम्हारे न होने पर हर रोज एक नया लड़का तुम्हारे घर पर आता है। पर ये यूनमे हुए ने अपने पड़ोसियों की बात पर कभी भरोसा नहीं किया था। लेकिन उस रात उसे अपने पड़ोसियों की बात पर पूरी तरह यकीन हो गया। इसके बाद उनमें हुए अपने पति के साथ इजाबेला के कमरे में जाकर उसे उस लड़के के बारे में पूछती है, जिस पर इजाबेला ने अपनी मां और सौतेले पिता को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मां और उसका सौतेला पिता काफी डर गए। दोस्तों, कहानी को और अच्छे से जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इजाबेला का जन्म 9 जून 1995 को हुआ था। तब उसकी मां अपने पहले पति यानी इजाबेल के पिता रॉबर्ट गूंजमैन के साथ रहती थी। बेला के जन्म के बाद उसके माता पिता ने औरोरा शहर में ही एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लिया, जिसका नाम उन्होंने इजाबेला के नाम पर ही बेला स्टूडियो रखा। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश रह रहा था। पर 1999 आते आते पति पत्नी के बीच दरार आ जाती है एवं वे तलाक ले लेते हैं। कोर्ट ने बच्ची की जिम्मेदारी मां को ही सौंप दी, जिससे इजाबेला अपने पिता से दूर हो जाती है, जबकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। इजाबेल बचपन से ही चिड़चिड़े स्वभाव की लड़की थी और उसकी चिढ़ नफरत में बदल गई जब उसकी मां ने रेयान हुए के साथ दूसरी शादी कर ली। इसाबेला इस बात से सदमे में आ गई और यहीं से चीजें बहुत बुरी होती चली गई, क्योंकि इजाबेला जो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी वो किसी और को अपना पिता स्वीकार नहीं कर पा रही थी। समय के साथ इजाबेला का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी मां से महंगे कपड़े और खिलौनों की मांग करती थी और मांग पूरी न होने पर अपनी मां से लड़ती और झगड़ा करती थी। 7 साल की उम्र में उसकी मां ने इजाबेला को उसकी असल पिता के पास भेज दिया कि शायद इजाबेला के गुस्से में कुछ कमी आ जाए, और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और कुछ समय बाद इजाबेल वापस अपनी मां के पास आ गई। 16 साल की उम्र में इजाबेला ने अपना धर्म त्याग दिया। इजाबेल के माता पिता जीहोवा विटनेस थे। यह ईसाई धर्म की ही एक शाखा है, परंतु इसे मानने वाले लोग ना ही क्रिसमस मनाते थे ना ही ईस्टर। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे तक नहीं मनाते थे, जिस वजह से इजाबेल ने इस धर्म को ही त्याग दिया। बेला एक सामान्य सी स्टूडेंट थी जो केवल पास हो जाया करती थी। वह एक आजाद विचारों वाली लड़की थी जो कई दिनों तक घर ही नहीं आती थी और समझाने पर मां से झगड़ा करती थी। जब 12वीं की क्लास में थी तो उसका अटेंडेंस इतना कम था कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। और जब उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की तो उससे लड़ बैठी। बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब यो हुए अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि इजाबेला ने उन्हें एक मेल किया था जिसमें लिखा हुआ था आई विल किल यू, जिसे पढ़कर हुए के होश उड़ जाते हैं
और अंत में वह पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और सारा मैटर समझने के बाद, चूंकि यह घरेलू मैटर था, इसलिए वह इजाबेला को समझाते हैं कि इस बार तो तुम्हें छोड़ा जा रहा है, पर फिर ऐसी गलती की तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। उनमें हुए इतना डर गई थी कि उन्होंने यह बात अपने पहले पति को भी बताई और इजाबेला को समझाने को कहा। इजाबेला अपने पिता के सामने शरीफ बनके उनकी सारी बात सुनी जा रही थी, पर सच में वो सिर्फ समय काट रही थी। उसके ऊपर अपने पिता की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रॉबर्ट को लगा कि अब बेला समझ गई होगी एवं वो अब वहां से चले जाते हैं। उसी रात में हुए अपना काम खत्म कर रात 9 बजे मैकडॉनल्ड से खाना लेकर अपने घर आती है। आते ही वह रेयान हुए से इजाबेला के बारे में पूछती है कि इजाबेला कहाँ है। रेयान कहता है उसे नहीं पता, पर 8:30 बजे उसने इजाबेला को किचन में देखा था। इसके बाद में हुए ऊपर बाथरूम में नहाने चली जाती है और रेयान लाए हुए खाने को खाने लगता है। कुछ देर बाद लगभग 10 बजे रेयान को फर्स्ट फ्लोर से धर्म धर्म की आवाजें सुनाई देती हैं और इसके बाद उसे हुए की चीख सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। रेयान उठकर बाथरूम की तरफ भागता है। वह देखता है कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर शावर भी चल रहा है। अचानक से उसे इजाबेला की एक झलक दिखती है। वह जैसे ही बाथरूम में घुसना चाहता है, ईजा ने बाथरूम को अंदर से बंद कर दिया और अब ये उनमें की चीखने की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। रेयान कुछ कर पाता इसके पहले ही उसने देखा बाथरूम के दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हो गया है। वह तुरंत भाग के गया और पुलिस को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी और बीवी बाथरूम में बंद हैं और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है। तभी रेयान ने एक आवाज सुनी। उसकी बीवी की अंतिम आवाज थी। इसके बाद सब शांत हो गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और इजाबेला अपने हाथ में चाकू लिए हुए बाहर निकली। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। रेयान डर गया कि अब उसका नंबर है और इजाबेला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और घर से बाहर चली गई। रेयान अभी पुलिस के साथ कॉल पर ही था और दौड़कर बाथरूम के अंदर गया। पुलिस ने उसे सीपीआर देने को कहा। उनमें हुए की आंखें खुली हुई थी और शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पुलिस वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इजाबेल की तलाश करने लगी, पर वह कहीं नहीं मिली। पुलिस फोन के जरिए उसकी लोकेशन खोजती है, पर यहां भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि फोन बंद था, पुलिस ने अब मीडिया के जरिए इजाबेल की सूचना सार्वजनिक कर उसे लोगों के लिए एक खतरा बताया और अपील किया कि वह जहां भी दिखे तुरंत पुलिस को बताया जाए। इसके अगले दिन 29 अगस्त 2013 को हुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि जून में के ऊपर चाकू एवं बेसबॉल के बैट से 151 बार हमला किया गया था। 35 बार चेहरे पर, 51 बार गले पर, बाकी 65 हमले पूरे शरीर पर किए गए थे। देखते ही देखते यह रिपोर्ट पूरे अमेरिका में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक बेटी ने इतनी क्रूरता से अपनी मां की हत्या कैसे की। ईजा अभी तक फरार थी और उसी दिन तकरीबन 11:30 बजे दिन में 911 पर एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि साउथ पार्क रोड के पास एक गैराज में एक कार में एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से सनी हुई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। कार तो वहीं थी और उसमें से लाश गायब हो चुकी थी। पुलिस भी हैरान थी कि लाश गायब कैसे हो सकती है। कार की तलाशी ने इजाबेला की तरफ इशारा किया। अब पुलिस सादे कपड़े में वहां खड़ी होकर इजाबेल का इंतजार करने लगी। काफी समय बाद गैराज से उन्हें एक लड़की बाहर आते हुए दिखी। दबे पांव पुलिस ने इजाबेल को घेर के पकड़ लिया। बेला ने यहां भी उन्हें धोखा देना चाहा। मैं इजाबेला नहीं हूं। हाँ, वो मेरी तरह देखती जरूर है, पर मैं वो नहीं हूं। उसने अपनी आईडी कार्ड को भी पहचानने से मना कर दिया। यहाँ एक सवाल उठता है कि कार में जो लाश थी वो कहाँ गई? तो असल में कार में कोई लाश थी ही नहीं। वो तो बेला की खून से सने कपड़ों में ही लेटी हुई थी, जिसे देखकर फोन करने वाले को लगा था कि यह एक लाश है।
लेकिन पुलिस के आने से पहले इजाबेला उस कार से बाहर जा चुकी थी। अब पुलिस ने इजाबेला के ऊपर मर्डर चार्ज लगाया और जेल में डाल दिया। एक हफ्ते बाद इजाबेला को कोर्ट में ले जाना था और उस दिन इजाबेला अपने से बाहर आ ही नहीं रही थी। वह सामान्य व्यवहार नहीं कर रही थी। कोर्ट के जज ने उसके ऊपर मर्डर चार्ज लगाए और लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया। डॉक्टर ने भी बताया कि अपनी मां का कत्ल करते समय इजाबेला मानसिक रूप से बीमार थी। इजा को नहीं पता था कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि वह एक सीजिलिया नामक काल्पनिक औरत को मार रही थी, जिसके सपने इजाबेला को आया करते थे। मानसिक स्वास्थ्य के ठीक होने तक उसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया और कहा कि जब तक इजाबेल आप खुद के और समाज के लिए खतरा नहीं रहती तब तक वो वही रहेगी, भले इसमें कितना भी समय लगे। 6 साल वहां रहने के बाद ईजा ने कहा कि अब वह ठीक है एवं उसे अब रिहा कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या बेला सही थी या गलत।